जब मेरे भाई की शादी हुई तो यहाँ पे कोई मिल ही नहीं रहा था। तब मैंने ठाना कि इस अपनी संस्कृति को बचाने के लिए इसको मैं आगे बढ़ाऊंगी। ये देखिए, इसमें आप देख रहे हैं पूरा भरा हुआ है, पर पीछे ये मोर में भी ये देखिए पूरा, पीछे देखिए कुछ नहीं है। ऐसे वीविंग रहती है, आपका कपड़ा फट जाएगा, ये कढ़ाई नहीं खराब होगी। अब मेरे पीछे जो कपड़े टंगे हुए देख पा रहे हैं, ये कपड़े आम कपड़े नहीं हैं। ये हुरमुचो कसीदाकारी के कपड़े हैं। इस पे जो कला है वो उसे हुरमुचो कसीदाकारी कहते हैं। ये कला हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और बौद्ध काल में भी देखने को मिलती है। जो खिलौने वगैरह खुदाई के दौरान मिले हैं उन पे इस कला का जो है उसके निशान या जिस तरीके की आकृतियाँ इन कला पे इस कला के द्वारा कपड़ों पे बनाई गई हैं, वो आकृतियाँ उन खिलौनों पे देखने को मिली हैं। ये कला विलुप्त होती नज़र आ रही है क्योंकि ये पहले पाकिस्तान के सिंध में इस कला की काफ़ी ज़्यादा प्रचलन था और लोग इसके बनाए हुए कपड़े पहना करते थे। लेकिन आज के तौर पर ऐसे कपड़े पहनना या यूज़ करना कोई नहीं चाह रहा। ग्वालियर में हम मौजूद हैं। ग्वालियर में हमारे साथ सरला जी हैं। सरला जी करीब उनकी 4 पीढ़ियां इस कला को जीवित रखने का प्रयास कर रही हैं और सरला जी ने भी अपना पूरा जीवन इसी कला को दे दिया है। काफ़ी सारा इनने चीज़ें बनाई हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इस कला से प्रेरित हैं और कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि चीज़ें जिस तरीके की बनी हुई हैं वो महिलाओं को रोज़गार देने के उद्देश्य से उन्होंने ये कला को जो बचाने का प्रयास किया है। उनसे बात कर लेते हैं कि किस तरीके से उनने इस कला को बचाया, क्या लगा उनको, क्यों लगा कि इस कला में अपना जीवन जो है समर्पित करना चाहिए और किस तरीके से आगे और सोच रही हैं कि इस कला को जीवित रखने के लिए क्या किया जाए। पहले तो स्वागत है आपका दा प्रेस हिंदी में। नमस्कार। मैं सरला सोनेजा ग्वालियर से। इस कला को करने के लिए एक तो हमारी पारंपरिक कला है। अगर हमारी अपनी संस्कृति ख़त्म हो जाएगी तो हम भी कहाँ पहचान रहेगी। दूसरी बात ये है कि शादी के समय हमारे इस कला का बहुत महत्व रहता है। जब दूल्हा घर से जाता है तो उसके ऊपर जो कपड़ा एक पहना कर फिर बाहर निकाला जाता है, उसको भोशणी बोलते हैं। उस पे ये कला 7 रंगों से बनाई जाती है और 7 सुहागन मिलके उसको बनाते हैं। जब मेरे भाई की शादी हुई तो यहाँ पे कोई मिल ही नहीं रहा था। तब मैंने ठाना कि इस अपनी संस्कृति को बचाने के लिए इसको मैं आगे बढ़ाऊंगी और फिर उसको मैंने आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की। इसकी खूब पूरी ग्वालियर में छानबीन की। जो बुजुर्ग महिलाएं थी उनको खोजा, उनसे सीखा। और वैसे सीखा तो मैंने पहले भी था, पर ये अपनी पढ़ाई के उसमें मैंने बीच में ये छोड़ दी थी। इस कढ़ाई को अगर लगातार करते रहते हैं तो याद रहती है, नहीं तो थोड़ी बहुत भूल जाते हैं। तो वापस इसको रिवाइज़ करने के लिए समझिए मैंने इनको करा। फिर मैंने कहा कि ये और कहाँ मिल पाएगी, तो मैंने इधर गंगानगर में गई थी मैं। तो वहाँ मुझे किसी ने बताया गंगानगर में, वहाँ पे भी गई तो वहाँ घर घर ये कला हो रही थी। दूसरी बात ये है कि इस कला में केवल पहले डीएमसी के धागे से 4-5 रंगों में ही बनाए जाते थे। लाल। पहले आप यहाँ जा रही हैं, मैं उससे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी 4 पीढ़ियाँ जो है इस कला को जो है आगे बढ़ाने में उन्होंने अपना जीवन दिया है। कब से शुरुआत कर रही हैं, किस सन की बात है, किन-किन ने जो है? ये हमारे सिंध से ही चल रही थी। सिंध में जो कृषि प्रधान था, वहाँ महिलाएं जो वो लोग करती थी। फिर वो धीरे धीरे हमारे समाज में भी ज़्यादा फैलने लगा। घर में कोई चीज़ ऐसी नहीं होती थी जिस पे ये कला नहीं दिखे। छोटे के बच्चे से लेके बूढ़े बूढ़े तक दुपट्टे होते थे, बिना इस कढ़ाई के तो होते ही नहीं थे। कुर्ते वगैरह ऐसे चलते थे। धीरे धीरे फिर जब ये बंटवारा हुआ तो ये कला फैल गई दूरी। पर अभी भी सिंध नदी के किनारे किनारे वो लोग कुछ बसे हुए हैं, वहाँ पे ये चल रही हैं और बहुत महंगी महंगी चादरें वगैरह भी बना रहे हैं। उसके अलावा कुछ लोग उल्लासनगर में चले गए। उल्लासनगर में भी वहाँ पे बहुत सिंधी हैं और इस कला को जीवित रखे हुए हैं, अभी भी बन रहा है। और गंगानगर में भी ऐसा ही है, तो वहाँ से चले। उसके बाद फिर मैंने इसकी हिस्ट्री जानना चाही, तो इसलिए फिर मैंने अपने म्यूज़ियम वगैरह से पीछे के सारा, तो उसके बाद में मैंने इस कढ़ाई के लिए लिखा, कैटलॉग में पूरी हिस्ट्री इसकी लिखी। और हमारे घर में मैं अपने दादी और मम्मी से सीखी। ये हमारी मम्मी नानी से सीखी। उसके बाद फिर मम्मी से हमने सीखा। फिर मेरे यहाँ मेरी भाभी आई,
उनको मैंने सिखाया। ये भी 40 साल से मेरे साथ काम कर रही हैं, सब भाभियाँ अभी तक काम कर रही हैं, अब उनकी बहुएँ भी काम कर रही हैं। इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा ये चल रहा है। और मुख्य उद्देश्य ये मैंने देखा, जब से ये पहले तो हम घर में अपने आप थोड़ा बहुत करते थे, फिर मैंने देखा कि कुछ महिलाएं जो आ रही हैं उनको रोज़गार की ज़रूरत है, तो मैंने कहा क्यों ना एक संस्था के रूप में इनको लिया जाए और उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाएगी। तो उस तरह से इस कला को मैंने फैलाने के फिर मैं अपने संस्था के स्थापना दिवस पे एक एग्जीबिशन लगाई थी। उसमें अजय शंकर साहब जो यहाँ के कमिश्नर थे वो आए, तो उन्होंने इसकी बहुत सराहना की। ये कला तो लुप्त हो गई है, तुम कहाँ इसको रखी हो, इसको आगे बढ़ाओ। सही इसको आगे बढ़ाने के जो प्रयास हैं वो आप सामने जो है टंगे हुए देख पा रहे होंगे। काफ़ी सारे दुपट्टे हैं, नीचे फ़ोटोज़ भी आप देख पा रहे हों। काफ़ी सारी जो हस्तियां हैं वो यहाँ आई हैं, चाहे विजय राजे सिंधिया को ले लें हम, वो यहाँ आई हैं। काफ़ी सारे इनके कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा लिया है, इनके साथ फ़ोटोज़ भी हैं। महल से भी काफ़ी जुड़ाव रहा है। सोनिया गांधी भी जो है इनके स्टोर पे आई थी और इनसे कुछ सामान वगैरह ख़रीदे थे और काफ़ी सराहना भी की थी। दिग्विजय सिंह को आप देख पा रहे होंगे, ये फ़ोटो दिग्विजय सिंह का है। ये जो है इस कार्यक्रम में आए थे। ये फ़ोटो सोनिया गांधी का है, ये आप देख पा रहे हैं। सोनिया गांधी जो है इनकी दिल्ली में इनने एक स्टोर लगाया था, उस स्टोर पे कुछ इनसे ख़रीदने के लिए, और उस समय काफ़ी इनकी सराहना भी की थी। इनसे ही जानते हैं क्या किस्सा था पूरा। सोनिया गांधी आई थी। सोनिया गांधी ने वहाँ पे पूरा घूमे तो कहीं नहीं रुकी, हमारे स्टॉल पे रुकी, तो बोले ये चीज़ है जो मुझे सबसे लुभाई, और इसको उन्होंने कहा दिखाओ। पूरे एक एक चीज़ उन्होंने बहुत देर 10-15 मिनट रुकी रही, दिखाई। तो बोली मेरे को एक प्रोग्राम में जानी है, अब मैं इसी कढ़ाई को पहन के साड़ी में जाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि मेरे को 3-4 दिन में ये बना के दोगे। मैंने कहा सॉरी मैडम, साड़ी तो 3-4 दिन में नहीं, कम से कम हमको 10-15 दिन तो चाहिए। तो कहते हैं नहीं फिर मेरे किस काम की, मैं पहन के जाना चाह रही हूँ, ये अलग कढ़ाई है, इतनी खूबसूरत और ये इसको तो मैं कब से देख रही थी पर कहीं मिल नहीं रही थी, कोई बनाने वाला नहीं मिल रहा था। इस तरह से उनसे वार्ता हुई। कुछ फोटोज में विजय राजे सिंधिया के भी दिख रहे हैं, जैसे ये फोटो है। ये क्या कहानी है, क्या किस्सा है इसका पूरा? ये हमने सबसे पहले ये एग्जीबिशन लगाई थी अपने स्थापना दिवस के ऊपर, और मैंने ग्रेटर ग्वालियर में पूरे ये कैंप लगाए थे, जगह जगह 600 महिलाओं ने उसमें भाग लिया था और उनको पुरस्कार भी दिए थे। ये उनको बुलाया था, वो आई थी वहाँ पे। उनको इतना अच्छा लगा कि इस कढ़ाई को देख के, और इतनी सारी मैंने आज तक नहीं देखी। उन्होंने मेरे को खूब गले लगाया और कहा कि ये और महिलाओं को आगे बढ़ा रही हो, और मेरे भी आशीर्वाद है कि इसको आगे बढ़ाते रहो, कभी इसको ख़त्म नहीं करना। उन्होंने और पूरे टाइम रुकी। उनके पिए जो थे बार बार कह रहे थे मैडम आपकी तबीयत ठीक नहीं है, बंद करो। बोले नहीं, इतना अच्छी चीज़ मेरे को कहीं नहीं मिलती, मैं तो पूरा इंजॉय करके जाऊँगी यहाँ से। सरला जी की भाभी हमारे साथ हैं, इनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है पहले? अर्चना सोनेजा। आप कब से इस कला से जुड़ी हुई हैं और कब से काम कर रही हैं? मैं 40 साल से दीदी के साथ काम कर रही हूँ ये सीज इंस्टीट्यूट में यहीं। इसके साथ साथ मैं अपना भी स्कूल जॉब कर रहा था, साथ साथ दीदी के साथ साथ लड़कियों को सिखाना और काम करना, ये सब काम कर रही हूँ। क्या लगा कि इस कला में आपको जो है पहल करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए? क्योंकि आप पढ़ी लिखी, आपने बताया स्कूल भी पढ़ाने जाती थी, उसको छोड़ करके या उसको साथ में इसको क्यों अपनाया आपने? क्या इसलिए कि ये हमारी खुद की पारंपरिक कला है, इसलिए इसको आगे बढ़ाना तो हमारा उद्देश्य है ना। जब दीदी बढ़ा रही हैं तो हमको भी उससे आगे बढ़ाना ही है हमारी। और पहले हमारी सासू माँ भी करती थी यही काम, और फिर उसके बाद दीदी ने हमको सिखाया, इसीलिए सिखाया कि हम आगे और बच्चों को सिखा सकें, तो हम उन लोगों को सिखा रहे हैं। एक मन में रहता है ना कि सबके मन में रहता है कि पैसे कमाना है नहीं, है ना? ऐसा उद्देश्य नहीं है हमारा पैसे कमाने का, हमें भगवान ने ऐसे ही आपका नहीं है, लेकिन सबके मन में रहता है कि पैसे कमा कर बड़े आदमी बनना है, चीज़ें करनी है, बहुत सी चीज़ें खरीदनी भी हैं। लेकिन ये कला उस टाइम पे उतनी विकसित नहीं हुआ करती थी, कितनी महंगी बिके, है ना? तो क्यों इसमें जो जीवन दिया? और इसलिए कि है ना, हमको अपनी परंपरा को आगे बढ़ाना था इसलिए। और अब आज तो इसको बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा लोग उसमें। उसके बाद में अभी ज्योतिराज सिंधिया के मिसेज माधवी राजे सिंधिया भी दीदी से सीख के गई हैं, उन्हें बहुत पसंद आई थी इसलिए। अच्छा। हाँ, सरला दी से सीख के गई हैं। वहाँ इंस्टॉल लगाया था दीदी ने, यही वर्कशॉप टाइप, उसमें आई थी, वहाँ देख सीख के गई हैं दीदी से। काफ़ी सारी चीज़ें मैं दिखा देता हूँ आपको। ये एक बैग है, ये जूट का बैग है, ये जूट का बैग बनाया गया है। ऐसे बैग आपको कम ही देखने को मिलेंगे और ऐसी चीज़ें कम ही देखने को मिलेंगी। कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं। एक पेन है जिस पे जूट की एक गुड़िया बनी हुई है। ये चीज़ें
बहुत दुर्लभ हैं आज के समय पे, क्योंकि आज के समय में जहाँ फैक्ट्री में चीज़ें बन के आती हैं, उन चीज़ों को, मॉडर्न चीज़ों को लोग अपना रहे हैं। उस समय में भी इन चीज़ों का दौर जो है ज़िंदा रखना बड़ी बात होती है। अब हमारे साथ काफ़ी और महिलाएं हैं, अंदर काम चल रहा है। बहुत सी महिलाएं हैं जो काम कर रही हैं। साड़ी बनाने का काम जो है कसीदाकारी में चल रहा है। इनसे बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? संध्या चौहान। संध्या जी, कब से काम कर रही हैं आप? मैं सन 90 से कर रही हूँ मैडम के साथ काम। अच्छा, हाँ, ये क्या कर रही हैं आप? सिंधी कढ़ाई, हुरमुचो कहते हैं इसको सिंधी में, सिंधी कढ़ाई ये है। कैसे होता है, थोड़ा सा बताइए मुझे। सुई नहीं नहीं, थोड़ा सा अपने मुंह से बताइए कि क्या कपड़ा सिंपल लेते हैं? हाँ, इसके लिए कॉटन कपड़ा ज़्यादा बेहतर रहता है, और फ्रेम वगैरह लगा के, और जैसे मैडम डिज़ाइन बता देती हैं कि इस टाइप का बनाना है तो वो डिज़ाइन हम बनाते हैं। इसमें निशान कम लगते हैं और सिंपल सी बेल बनती चली जाती है। बूटी के लिए निशान काटते हैं। ये साड़ी तैयार हो रही है, ये साड़ी पे जो है कलाकारी करके जो है मार्केट में जाएगी। और कितना कितना महंगा बिक जाता है ये सामान, कितना? सर इसके वर्क के ऊपर है, अगर वर्क हैवी होगा तो हैवी रेट मिलेगा इसका। अच्छा, और कस्टमर जो कोई हैवी वर्क कराते हैं, कोई लाइट वर्क कराते हैं, तो जिस हिसाब से वो ऑर्डर करते हैं कि इतना वर्क चाहिए, उस हिसाब से हम उनको रेट बताते हैं। उस हिसाब से फिर तैयार करते हैं और उनको रेट बताते हैं उस हिसाब से। आपको कब से जुड़ी हुई हैं इस कला से, और क्यों लगा कि इसमें ही जो है अपने हाथ आजमाने चाहिए और काम करना चाहिए इस कला में? क्योंकि आज के दौर में कई काम हैं, कई और पैसे भी चुने जा सकते थे। सर मैं 90 से जुड़ी हुई इससे, सर 90। तो शुरू में मेरे को बहुत अच्छा लगता था, यहाँ पे भी करती थी, घर पे भी लेके जाती थी, घर पे भी रात में भी करती थी, ऑर्डर के भी करती थी। और कुछ लोग, जैसे कुछ लोगों को पसंद आया, अपने जो आपसे फैमिली मेम्बर रहते हैं उनके लिए भी बनाती थी, और काफ़ी टाइम तक किया मैंने। उसके बाद में फिर थोड़ा सा कम हो गया वर्क। उसके बाद में क्या है, थोड़ा शादी वादी हो गई तो कम वर्क हो गया। फिर उसके बाद में अब घर से करती हूँ मैं। यहाँ तो मेरा आना जाना कम हो गया है फ़िलहाल, लेकिन घर से करती हूँ। और मैं तो कहती हूँ सर, इसको जितना बढ़ावा मिल सकेगा उतना ज़्यादा बेहतर है। इससे क्या है, अब हमारी जो बहुत सारी बहनें हैं जो ज़रूरतमंद हैं, उनको क्या है, रोज़गार के अवसर इससे बहुत अच्छे मिले। काफ़ी मतलब एक तरह से अगर इसका अपन देखा जाए तो बहुत रेट बहुत अच्छा मिलता है इसका, और रेट के साथ साथ में हॉनर भी बहुत अच्छा है ये। और अपन घर रोजगार के उद्देश्य से अगर देखें तो कैसे सीखना चाहिए, इसको बढ़ावा देना चाहिए? सीखने में सर कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें, बहुत ईजी है सीखने में, बहुत जल्दी सीख जाते हैं। अगर अपन इंटरेस्ट के साथ सीखेंगे तो बहुत जल्दी सीख जाते हैं। और सीखने के बाद में अपन इसको आराम से आगे बढ़ा के अपने खुद का घर पे भी बैठ के रोज़गार कर सकते हैं। कुछ और महिलाएं भी हैं हमारे साथ, इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? सुनीता बच्चानी। आप कब से काम कर रही हैं? मैंने शादी से पहले यहाँ सीखा था, फिर उसके बाद शादी के बाद कुछ टाइम छोड़ दिया। शादी के बाद क्यों? गृहस्थी। तो तो शादी से पहले जब आपने सीखा तो घर परिवार से कैसा सपोर्ट रहता था, क्या रोक टोक होती थी? तो मुझे कोई रोक टोक नहीं थी, जैसा सीखना है वैसा सीखो, जहाँ तुम्हारा मन हो वो करो। अच्छा, तो मैंने सब सीखा था उस समय। फिर शादी के बाद बंद हो गया, फिर अब गुड़िया की भी शादी हो गई, अब मैं अकेली हूँ, तो अब मैं दोबारा तो से ये शौक के लिए करती हैं या आर्थिक कोई चीज़? नहीं, शौक के लिए करती हूँ। मुझे क्राफ्ट में बहुत रुचि है, तो मुझे अच्छा लगता है कि कुछ काफ़ी सारी महिलाएं होंगी जो यहाँ आर्थिक स्थिति को लेकर काम करती होंगी। नहीं, मुझे तो अच्छा लगता है, शौक है मुझे इन सब चीज़ों का, तो मैं इसलिए करती हूँ। आपका क्या नाम है? नमस्कार, मेरा नाम सोनिया बचानी है। ये मेरी चाची ही है और मैंने अनमैरिड में इन्हीं से सीखा हुआ था। अच्छा, घर में ही सीख लिया आप? जी जी जी, घर में ही मेरे को ट्यूशन टीचर मिल गई। हाँ, तो बहुत कहीं ना अच्छा, कहीं सरला जी की जो पहल है वो आगे बढ़ रही है, घरों में ही जो है बहुत अच्छा काम है और बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लगता है इसको करके भी। क्यों लगा आपको कि इसको सीखना चाहिए, और क्या आप इसको और आगे बढ़ाएंगे? जब मेरी चाची बनाती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो मैंने भी इनसे एक दिन बोला कि मुझे भी सिखाओ। तो मैंने खुद दहेज में बेडशीट बना के गई, जो इन्हीं ने मुझे सिखाई थी, और मेरे वहाँ पे जाके ससुराल में बहुत तारीफ़ हुई इसकी। और इनफैक्ट मेरी आसपास वालियाँ मुझसे सीखने स्टार्ट किया। मतलब दहेज में बेडशीट गई थी, वो भी हाथ से बना करके? जी जी जी, पूरे 11 महीने लगे थे दहेज की चादर बनाने में। डे 1 से लेके जब से मेरा पक्का हुआ तब से मैंने कहा कि मुझे सिखाओ, तो इन्होंने ही मुझे कहा कि बेडशीट बना के जाओ।
तो इनके कहने पे मैंने बेडशीट बनाई और वो वहाँ ससुराल में इतनी पसंद आई कि मैंने पास में भी सिखाई। अच्छा, पास में भी फिर और सिखाया। आप अपनी बेटी वगैरह उसको भी नहीं, सिखाएंगे? मेरे दोनों बेटे हैं एक्चुअली, वो बाहर रहते हैं, अभी मैं फ्री हूँ तो मैं फिर ये काम स्टार्ट किया है। जी। काफ़ी सारे जो कुर्ते हैं वो ऊपर आप देख पा रहे होंगे, उन पे भी जो है जो कलाकारी है वो देखने को मिल रही होगी। ऐसे कुर्ते आमतौर पे कम ही देखने को मिलते हैं। ये प्लेन कुर्ता है, उस पे जो गर्दन जो कॉलर साइड है उस पे कलाकारी की गई है। कितनी नायाब जो है कलाकारी है वो आप देख ही पा रहे होंगे। पीछे काफ़ी सारी और भी चीज़ें हैं, जैसे साड़ियाँ टंगी हुई हैं, साड़ी देख पा रहे होंगे इस साइड के साड़ी पे जिस तरीके की कलाकारी है। कितना एक्सपेंसिव होगा ये मटेरियल, कितनी महंगी बिक जाती होगी? हमारी साड़ियाँ 2000 से लेके हमारी साड़ियाँ 2000 से लेके 10,000 तक बिकती हैं। 2000 से लेके 10,000 तक। आपको मैं दिखाऊंगी और भी जो 10,000। ये हमारी कढ़ाई जो है ना बिल्कुल अलग है। आप ये देखिए, और सब कढ़ाइयों से बिल्कुल अलग है, मौलिक है। दूसरी बात, इसमें ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस होते हैं, पीछे कुछ नहीं होता, आगे एज ए वीविंग बनाते हैं। और इसमें पहले कुछ ही रंगों से बनाते थे, अब आप देखिए पीछे कुछ नहीं है, कितना भी बड़ा बनाए। आगे देखिए आप, थोड़ा आप बताइए। ये देखिए, इसमें आप देख रहे हैं पूरा भरा हुआ है, पर पीछे ये मोर में भी ये देखिए पूरा, पीछे देखिए कुछ नहीं है। ऐसे वीविंग रहती है, आपका कपड़ा फट जाएगा, ये कढ़ाई नहीं खराब होगी। बाकी कढ़ाइयों में धुलते धुलते धागे कट जाते हैं, इसमें ये होती है। आप बाद में भी इसको काट के दूसरे पे यूज़ कर सकते हैं। इस कला की बहुत ये विशेषता है कि ये कढ़ाई एकदम और कढ़ाइयों से अलग है, किसी से मैच नहीं करती बिल्कुल। और हमारी संस्कृत ये कढ़ाई है तो हम भी जिंदा हैं, क्योंकि इसी से तो हमारी पहचान है, संस्कृति हमारी पहचान है और यही है। और ये कुर्तों पे तो बहुत बनाते हैं, शिल्पग्राम और इधर आपके वहाँ पे भी बनाते थे, वहाँ पे भी बहुत बिकते हैं। सूरजकुंड मेले में तो इतने बिकते थे, यहाँ 45 महिलाएं काम करती थी, हर तीसरे चौथे दिन यहाँ से कुर्ते जाते थे और ये बिकते थे, जेंट्स कुर्ते भी बहुत। आर्थिक दृष्टि से कितने जो है संपन्न रह पाई आप, इससे कितनी आर्थिक मदद मिल पाई कला से? आज के दौर को छोड़कर पहले की बात करें। पहले की बात करें तो पहले के दौर में बहुत अच्छा रहता था ये, क्योंकि मैंने जो 2 तरह से इसको सिखाया। एक तो जो अच्छे संपन्न लोग थे तो उनसे मैं कुछ शुल्क लेती थी, और जो ज़रूरतमंद महिलाएं होती थी उनको फ्री सिखा के और आगे बढ़ाती थी। तो उनका बहुत अच्छा, हमारे ग्वालियर में इतना इसकी डिमांड नहीं थी मतलब, पर हम बाहर जब मेलों में हमको गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत सपोर्ट मिलता था। हम लोगों को सूरजकुंड मेला, तो ताज महोत्सव और ट्रेड फेयर, दिल्ली हाट और अपने सतना में, मैसूर में, इधर सब जो मेला, शक्ति मेला भोपाल में, ममत्व मेला, उसमें भी हमें सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिले। तो वहाँ बहुत अच्छी इसकी डिमांड मिली और अच्छा रेट मिलता था। आपकी कहीं ना कहीं जो 4 पीढ़ियों की जो मेहनत है वो रंग लाती दिखाई दे रही है आपको? बिल्कुल दिखाई दे रही है। और आप देखो मेरे साथ ये कर रही हैं, इनकी पीढ़ी दूसरी ये भी कर रही है, इनकी ये देखिए और भी, और इस समय नहीं आ पाई हैं लड़कियाँ, तो आप देखिए उनके वो घरों में सिखा रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। और उसी की वजह से मैंने एक और इसका ब्रांच बरई में भी शुरू करा है, और वहाँ पे भी महिलाएं बहुत मन से सीख रही हैं। इस समय काफ़ी महिलाएं सीख रही हैं और अच्छा मेरे को स्कोप दिख रहा है वहाँ पे भी कि वो लोग करेंगे। और एक काम करने के लिए मेंटली कितना स्ट्रांग होना पड़ा आपको, क्योंकि एक महिला होकर के फिर आगे चीज़ें बढ़ा पाना, बिल्कुल महिला होना अपने आप में एक बड़ा संघर्षमय होता है, क्योंकि जो बाहरी दुनिया है उनके बीच में आप कैसे एग्जैक्ट करेंगे तो चीज़ें। मैं आपको बताऊं, मैं उस घर से निकली हूँ जिस घर में पहले महिलाएं नहीं निकलती थी, पहली लड़की निकली हुई हूँ। तो मेरे को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा बाहर जाके, क्योंकि हमारे रिश्तेदार थे, लड़की है इसको बाहर भेजेगी, लड़की है क्या है ऐसा। तो हमारे पापा ने हमको बहुत सपोर्ट करा, मम्मी से भी ज़्यादा। मम्मी थोड़ी सी कहती थी हाँ सच्ची कह रही हैं, ज़माना ऐसे। पापा कहते थे मुझे मेरी बेटी पे विश्वास है, वो आगे बढ़ेगी और इसको यकीनन है तो आगे करेगी ये काम। और कठिनाइयाँ तो कोई भी नए काम करने में आती हैं, मैंने भी उसको फेस करा। और पर मेरा एक था कि कैसे भी करके इसको आगे बढ़ाना है और इसको एक स्थान दिलाना है। और इसीलिए मैंने बरई में भी चुना, क्योंकि वो भी खेतिहर है, वहाँ पे भी नदी है, हमारे सिंध में भी नदी थी, वहाँ खेतिहर थे। तो वहाँ के लोग भी
जो समय मिलता था उसमें काम करते थे, तो मेरे को सिमेट्री लगी, तो इसलिए मैंने वहाँ चुन के और वहाँ के करा। वहाँ की भी महिलाओं को बहुत ज़रूरत है अपने आर्थिक स्थिति को सुधारने की, तो इसलिए मैंने वहाँ चुना और बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है वहाँ पे। कैसा रिस्पांस मिलता है महिलाओं से जब आप किसी ऐसी ज़रूरतमंद महिला को रोज़गार देती हैं और उसको काम सिखाती हैं? जब वो रोज़गार करके उसके पास पैसा आता है, धन लाभ होता है, तो कितना सुख मिलता है अपने अंदर और उस महिला को देखकर? हाँ, मैं बताती हूँ आपको। ये जैसे संध्या से आपने पूछा, ऐसे ही और लड़कियाँ थी, तो जब गवर्नमेंट से इनको मिलती थी स्टाइफंड, तो कहती थी दीदी क्या करें? मैंने कहा जमा करो। फिर जमा करके उनकी जब ट्रेनिंग ख़त्म हुई, अब क्या करें, तब सोना इतना महंगा नहीं होता था, तो मैंने कहा सोना लेके रखो, तुम्हारी शादी में काम आएगा या तुम्हारे आगे काम आएगा। तो इस तरह से उन लोगों ने धीरे धीरे अपनी चीज़ें इकट्ठी की। तो जब उनकी वो शादी, दीदी हम अपनी चीज़ अपने, मैंने कहा ये तुमसे कोई नहीं छीनेगा, बाकी सब कहेंगे कि ये तेरी है मेरी है, पर ये तुमसे कभी नहीं छीन पाएगा, और ज़रूरत पड़ी तो इसको देख के अपने। और फिर उनको मैंने एफडीआं वगैरह बनवाने के लिए कर दिया कि तुम्हारा इकट्ठा होगा तो पैसा अपना काम करोगी। अभी हमारे यहाँ की सीखी हुई महल में भी काम कर रही है वहाँ पे, ये इसी कढ़ाई के लिए। और यहाँ पे आप देखिए आगरे और बाकी और शहरों में भी अपना अपना ये काम कर रही हैं, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आपने बताया कि एक गांव में, बरई जैसे गांव में आपने एक नए शुरुआत की है, नए सेंटर की शुरुआत की है। वहाँ गांव का क्षेत्र है, काफ़ी आदिवासी क्षेत्र भी माना जाता है। तो जब किसी महिला को घर से बुलाकर आपको काम सिखाना है, किस तरीके से उसके पारिवारिक परिप्रेक्ष्य को देखकर उसके परिवार को मना पाना क्या मुश्किल होता है? कि कैसे मनाती हैं और कैसे उस महिला को सिखा पाती हैं? क्योंकि घर परिवार की ओर से कई बार रोक टोक होती है। बहुत, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रोक टोक है। और जब मैंने ये कराया तो वो लोग थोड़े बीमार ये, तो मैंने उन लोगों को योगा भी करवाया, हार्टफुलनेस मेडिटेशन भी कराया कि मन शांत होगा तो उसके बाद नहीं हम अपनी लड़की को नहीं भेजेंगे। तो फिर मैंने ऐसी महिलाओं को लिया जो विडो हैं या बहुत जिनका कोई नहीं है, तो ऐसी महिलाएं आईं। जब उन्होंने सीखा देखा तो फिर धीरे धीरे हुआ। फिर मैंने स्कूलों में जा के वहाँ पे 8 स्कूल हैं, 8 स्कूलों में जाके वो करा। उसके बाद वो लड़कियाँ जुड़ी और फिर तब जाके उनके घर वालों को मुझ पे विश्वास हो गया कि नहीं मैडम कराएंगी। तो इस तरह से आगे का क्या उद्देश्य है, किस तरीके से आगे बढ़ाना है इस कला को और क्या रहेगी आगे की रणनीति? आगे की ये है कि सबसे पहले मैं ग्वालियर को गढ़ बनाना चाहती हूँ। जैसे और कढ़ाइयों का लखनऊ, ये इस कढ़ाई का मैं बरई में, क्योंकि यहाँ पे करा है और वहाँ पे भी करके दोनों मिला के एक गढ़ बनाना चाहती हूँ कि एक पहचान ग्वालियर की रहे कि ये ग्वालियर की कला है। और आगे इसको बहुत ज़्यादा और आप लोगों के मदद से और हमको सहयोग मिलता रहता है, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ऐसे ही सहयोग करेंगे, मेरी बहनों को आगे मिलेगा। मैं रहूँ ना रहूँ, पर मेरी बहनें ये काम करती रहेंगी, ये कला रहेगी, मेरे को पूरा विश्वास है। बिल्कुल, ये बड़ी बात कह दी उन्होंने कि वो रहें ना रहें, लेकिन उनकी बहनें इस कला को आगे बढ़ाती रहेंगी, करती रहेंगी और कर भी रही हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे, चीज़ें आगे बढ़ भी रही हैं। जिस तरीके से ये जो है कलाकारी और जो साड़ियाँ और चादर वगैरह ये चीज़ें लगी हुई हैं, बैग लगे हुए हैं, जो कला एक एक कला जिस पर ये कलाकारी की गई है वो महीनों की, हफ्तों की मेहनत है, एक दिन की मेहनत नहीं है। इस कला को करने में समय लगता है, पेशेंस लगता है, इसको सीखने में भी पेशेंस लगता है। जिस तरीके से सरला जी एक गांव के क्षेत्र में जाकर वहाँ की जो महिलाएं हैं, जो युवतियां हैं, उनको ये कला सिखा रही हैं और उनको आर्थिक समृद्धि बना रही हैं, ये काबिल तारीफ़ है। बड़ा जिगरा लगता है इन चीज़ों को सिखाने में और एक अकेली महिला होकर के फील्ड में जाने में और ये चीज़ें करने में। बिल्कुल, जिस तरीके की कला आप देख पा रहे हैं, ये जो फ्रेम है इसमें भी जिस तरीके की बारीक कला है, ये आमतौर पर आपको बहुत कम ही देखने को मिलेगी। लेकिन इसमें जो है भगवान को, ईश्वर को दिखाया गया है, इसमें गणेश जी को दिखाया गया है। हाँ जी, गणेश जी को दिखाया गया है। ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन गणेश जी का है। बिल्कुल, ये गणेश जी का डिज़ाइन है। और जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि जो कला है काफ़ी बारीक है। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर के बारे में, और आपको क्या लगता है जिस तरीके से ये कला को आगे बढ़ाया जा रहा है और महिलाओं को समृद्ध बनाया जा रहा है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। द प्रेस हिंदी के लिए कैमरामैन विजय के साथ मैं सूर्य प्रताप सिंह जाट, ग्वालियर से।